यह है कि अब से ठीक 20 मिनट के बाद विजय मुहूर्त में विजय रूपाणी की शपथ शुरू होने जा रही है। और शपथ से पहले किस तरह से पूजा की है विजय रूपाणी और उनके परिवार ने, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ, टीवी स्क्रीन पर दाईं तरफ आपको नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर के सचिवालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। वीवीआईपी मेहमान कौन से होंगे ये नीचे टीवी स्क्रीन पर, और अभी आपको सचिवालय ग्राउंड जो विधानसभा परिसर के अंदर ही मौजूद है, जहां पर शपथ ग्रहण होना है, वहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के गांधीनगर की लाइव तस्वीरें, जहां पर विजय रूपाणी शपथ ग्रहण समारोह से पहले पहुंच चुके हैं। नितिन पटेल भी आपको उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी शपथ लेंगे। नितिन पटेल भी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहां पर 3 मंच बनाए गए हैं। एक मंच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाला, जहां पर खासतौर से जहां पर शपथ होनी है। दूसरा मंच वो है जहां पर वीवीआईपी मेहमान बैठेंगे, जिनमें 18 राज्यों के बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, वो बैठेंगे। और तीसरा वो मंच है जहां पर साधु संत विराजमान रहेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं। लेकिन विजय के शपथ में बड़े चेहरे कौन से होंगे जो कैबिनेट लेवल पर और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल, बड़ी बात यह है कि पटेलों के बड़े नेता हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल, पिछली बार यह कहा गया था कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की सीट छोड़ी थी, उस वक्त उन्हें वो किसी भी तरह से नाराज न हो तो न्यूट्रलाइज करने के लिए भूपेंद्र पटेल का नाम आया था। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य 5वीं बार विधायक बनी है, भुज विधानसभा सीट से जीती हैं, और कहा यह जाता है कि भुज में अगर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड स्थापित किया है किसी ने पिछले 3 दशक में, तो वो डॉक्टर नीमाबेन आचार्य हैं, 5वीं बार विधायक बनी हैं, और विजय की इस शपथ में वो भी मंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। राजेंद्र त्रिवेदी, ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा, रावपुरा विधानसभा से विधायक हैं, बीजेपी सरकार में इससे पहले खेल मंत्री रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव उनका बहुत ज्यादा काम आता है। और इसके अलावा प्रदीप सिंह जाडेजा, ये कुछ ऐसे भी नाम है जिनका प्रमोशन भी हो रहा है। वटवा विधानसभा के विधायक हैं, और प्रदीप सिंह जाडेजा, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल परंपरागत तरीके से पगड़ी पहनाई गई है विजय रूपाणी को, और साथ ही वहां पर साधु संत मौजूद हैं जिनका आशीर्वाद ले रहे हैं विजय रूपाणी। उन्हें साफा भी दिया जा रहा है, भगवा रंग का साफा दिया जा रहा है। विजय रूपाणी जिन्होंने भगवा रंग की जैकेट भी पहनी हुई है, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, नितिन पटेल भी। और लेकिन सभी की निगाहें इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो है अमित शाह, उनका, और इसके अलावा 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक एक करके आएंगे। दूसरी बार विजय रूपाणी की सरकार बनने जा रही है, और बड़ी बात यह है कि छठी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है गुजरात राज्य के अंदर। और इस राज्य में अगर आप दौर के लिहाज से देखें तो हम सीधे मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं, जो हमें तस्वीरें भी बताएंगे। और अभी शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ये देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीवीआईपी मंच पर, जो वीवीआईपी की जगह है वहां पर देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। मनीष, अभी तो फिलहाल सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो 18 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनमें कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए राशिद, हम मंच से काफी दूर हैं, जहां पर हम नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि ये ऐसा राज तिलक है जिसके जरिए बीजेपी देश में संदेश देना चाहती है, ये शक्ति प्रदर्शन है कि देश के 70% भूभाग पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। और यहाँ पर जो मंच है जिसके मैं करीब हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तमाम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं। धर्मगुरुओं से मिलने के साथ साथ धर्मगुरु उनका साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और उनका स्वागत करने के साथ साथ, इतना ही नहीं तो वीरू के जो छोटे डेप्यूटी हैं नितिन पटेल भी यहाँ पर तमाम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं। लगभग 150 धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु हैं, और वो अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी परंपरा में उनका स्वागत कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि उनका कोई रोड शो नहीं था राशिद, लेकिन उनकी लोकप्रियता का पैमाना यह है कि जब भी जहां भी वो गुजरात में या देश के किसी भी कोने में पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत और उनको देखने के लिए जो आम जनता होती है, उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं, वो ललायित होते हैं, इसलिए वो सड़कों पर आ जाते हैं और वो रोड शो का एक चेहरा ले लेता है। हालांकि रोड शो, इस तरह का कोई भी रोड शो प्लान नहीं था, नियोजित नहीं था, लेकिन इसने रोड शो की एक शक्ल ले ली। यहाँ पर जो बात हो कितने बजे शपथ ग्रहण होगा, वो 12:39 पर ही होना है। और जो तैयारियां हैं यहाँ पर पारंपरिक लोकगीतों के साथ, जो तमाम विशेष मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, उनका मनोरंजन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो देखने मिल रहा है, अलग अलग पोशाकों में देश के, प्रदेश के कोने कोने से
बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। छठी बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। दूसरी बार विजय रूपाणी, यानी कि जिन्हें मैं वीरू कह रहा हूं, वो शपथ लेंगे। इससे पहले वो 7 अगस्त 2016 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी। और शपथ लेने के साथ साथ ये वो जुगलबंदी है जिसने इन चुनावों में अपना कारनामा कर दिखाया है, और जिसके कारण मोदी अमित शाह ने ये सोचा, तमाम नाम आ रहे थे, ये हालांकि ये कोई नहीं जानता था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, लेकिन जैसे कि ये जुगल जोड़ी जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है, आखिर तक कोई नहीं जानता, और जिनके नामों पर चर्चा होती है वो कोसों दूर रह जाते हैं। और उन्होंने विश्वास उसी जुगल जोड़ी पर जताया जिसने इस चुनाव में बीजेपी को विजय का परचम लहराया, और वो वीरू इस वक्त धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए खास तस्वीरें ठीक उसी मंच के सामने से जहां पर ये राज तिलक, हर्षोल्लास, रंगारंग माहौल और मनोरंजन का ये माहौल हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि जब भी कोई शपथ ग्रहण हो रहा हो या इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं 30 सेकंड के लिए इन तस्वीरों को बताना और दिखाना जरूर चाहूंगा। आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट यानी बिल्कुल बाईं तरफ से लेकर के दाईं तरफ अगर नजर दौड़ा करके देखेंगे, दर्शकों की जानकारी के लिए आप देखिए कि यहाँ पर राशिद, जो अभी जानकारी मुझे मिली है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि कौन कौन से प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, तो मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मंच पर हैं। इस तरह से लगातार आने वाले जो तमाम विशिष्ट पदाधिकारी और नेतागण हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी है। मनीष आपको बस कुछ सेकंड के लिए रोकना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें बेहद खास आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ अनंत कुमार मौजूद हैं, और ये देखिए आप नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार भी मुझे नजर आ चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी मुझे नजर आ चुके हैं। 15 साल के बाद, जिनकी बात मैं कर रहा था कि 15 साल के बाद वो इस सरजमी पर उन्होंने कदम रखा है, नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार का आना अपने आप में कई मायनों में खास है। आप ये समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, विजय रूपाणी के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं, और ये पहला मौका है जब इस साल जुलाई में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद और एनडीए में शामिल होने के बाद किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश मौजूद रहे हैं। हालांकि 2013 तक जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से वो दूरी बना करके रखते थे, ये बताना बेहद जरूरी है। और नीतीश ने भी बिहार में 2007 से 2010 तक विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रचार भी नहीं करने दिया था, ये उस दौर की बात है। और इस लिहाज से ये तस्वीरें बेहद खास हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशुभाई पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। दरअसल केशुभाई पटेल और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आपको नजर आ रहे हैं, सुशील मोदी यहां पर हैं, रविशंकर प्रसाद यहां पर हैं। केशुभाई पटेल अपने आप में हालांकि राजनीतिक नेपथ्य में जा चुके हैं, लेकिन केशुभाई पटेल से आशीर्वाद लेने के लिए नितिन पटेल और विजय रूपाणी एक दिन पहले पहुंचे थे, और केशुभाई पटेल के अस्तित्व के लिहाज से कई चीजें बड़ी खास हैं। आपको याद होगा कि 2012 में भी जब विधानसभा चुनाव जीता था नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में, तो केशुभाई पटेल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए थे। इन तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन इस तस्वीर में बहुत कुछ खास है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं, हिंदुओं के भी धर्मगुरु यहां पर मौजूद हैं, और जैन समुदाय से जुड़े हुए लोग। और ये देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ चुके हैं। इन्हीं बड़ी तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। 11:20 पर शपथ ग्रहण समारोह विजय रूपाणी का लाइव सिर्फ आपके चैनल पर। खुशी का मेगा शो लाइव आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं सचिवालय ग्राउंड में, जहां पर विजय रूपाणी अब से थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। राज्य मंत्रियों की लिस्ट क्या होगी, ये नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर, और अभी आपको टीवी स्क्रीन पर वो मंच नजर आ रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और इसके अलावा 18 राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बीजेपी के ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें साफा पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है संतों की तरफ से, अलग अलग धर्मगुरुओं की तरफ से, और बड़ी बात यह है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु भी मौजूद हैं। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो कुछ और खास जानकारी देना चाहते हैं। मनीष,
राशिद, आप ये देख सकते हैं कि यही नरेंद्र मोदी की जो अदा है, जो उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी ताकत हो जाती है, वो ये कि वो दूसरों से कुछ ऐसा अलग करते हैं। आप देख सकते हैं ये वो मंच है जहां पर इंडिया न्यूज मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी का शॉल ओढ़ाकर तमाम धर्मगुरु अलग अलग धर्मों के जो यहां पर मौजूद हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करने के साथ साथ उनकी उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन वीरेंद्र से कहूंगा कि वीरेंद्र, उत्सुकता दिखाइए कि कैसे हार फूल शॉल लेकर तमाम उस कतार में खड़े हैं धर्मगुरु कि मोदी का स्वागत वो सबसे पहले करें, मोदी का स्वागत करें, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता आप देख सकते हैं किसी एक संत ने उन्हें साफा तक पहना दिया। और यहां पर जो नजारा सीधे इंडिया न्यूज के ये खास नजारा आप देख सकते हैं दर्शकों को जो दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी तमाम धर्मगुरुओं से मिलते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए और उनके पीछे पीछे वीरू यानी कि विजय रूपानी जो कि अभी थोड़ी ही देर बाद अपनी शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद वो फिर से एक बार गुजरात को दोबारा लीड करेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच धर्मगुरुओं से मिलते हुए, धर्मगुरुओं को अभिवादन करते हुए, उनका सम्मान स्वीकारते हुए। जी मनीष, दोबारा भी आपके पास लौट करके आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने धर्मगुरुओं से मुलाकात की, उनका सम्मान स्वीकारा और उन्हें पगड़ी भी पहनाई गई। हालांकि थोड़े से उनके बाल बिखरे भी, बाल को ठीक करते हुए उसके बाद बहुत ही डायनेमिक अंदाज में अपने दाईं तरफ मुड़े और दाईं तरफ मुड़ते हुए उस मंच की तरफ बढ़ते चले गए जहां पर वीवीआईपीज के बैठने की सुविधा है। ये वो मंच है जहां पर वो साधु संतों से मिले हैं, धर्मगुरुओं से मिले हैं और उसके बाद बुजुर्ग धर्मगुरु और जैन समुदाय के धर्मगुरु, चूंकि विजय रूपाणी जैन समुदाय से ही आते हैं और यहां पर जैन समुदाय के भी धर्मगुरु मौजूद थे जिनका आशीर्वाद प्राप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद इस मंच से उतरकर अगले मंच की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, उनके ठीक पीछे विजय रूपाणी भी मौजूद हैं और शपथ समारोह जहां पर होना है वहां पर आप देख पा रहे हैं वो मंच एक दूर से, जो दूर का कैमरा है उससे अब हम लाइव आपको दिखा पा रहे हैं। गुजरात में विजय रूपाणी की ताजपोशी का ये मेगा शो है 11:20 का, वो विजय मुहूर्त है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद हैं, प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर कोई यहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आपको नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद जल्द लौटते हैं वापस। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी का शपथ ग्रहण लाइव आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मंच पर पहुंचे हुए हैं जहां पर वीवीआईपीज का मतलब यह कि बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर पहुंचे हुए हैं। मनोहर पर्रिकर आपको नजर आ रहे हैं। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। केशुभाई पटेल, दरअसल केशुभाई पटेल के साथ में एक अजीब सा राजनीतिक रिश्ता रहा है, अप्स एंड डाउन्स वाला रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये शायद दोबारा से बताने की भी जरूरत है। लालकृष्ण आडवाणी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार, ये तस्वीरें ऐतिहासिक है जिनकी मैं बात कर रहा था। 15 साल में पहली बार गुजरात के सरजमीं पर नीतीश कुमार, ये तस्वीरें क्यों खास है इनके सर? बहुत खास है, इससे पूरे पॉलिटिकल क्लास का चरित्र नजर आता है। एक चुनाव लड़ा आपने, उस समय क्या बदमजगी दोनों के बीच में थी, एक मदद भेजता था, दूसरा उसको वापस कर देता था। इतना तो लव हेट का ये रिलेशन बहुत लंबा था और खास करके नीतीश मोदी का बीजेपी से उनका इस तरह का नहीं था। नीतीश मोदी को लेके नीतीश कुमार के मन में काफी कुछ था। आज जब हम देखते हैं कि तपाक से गले भी मिल रहे हैं, मंच पे दोनों मिल रहे हैं, चेहरे पे कहीं कोई वो पुराने अवसाद नहीं दिखाई देते हैं, तो ये पॉलिटिकल चरित्र को बताता है कि कुछ भी हो, हमारा दोस्त दुश्मन कोई होता नहीं है। वो काल विशेष, स्थिति विशेष में चीजें होती है और मेरे ख्याल से ये वैलिड भी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नीतीश कुमार का यहां आना और आज से ज्यादा दिन नहीं हुए जब वो गुजरात के बारे में, तमाम चीजों के बारे में जो कहते थे, वो देखने के बाद तमाम इतिहास याद आ जाता है। एक बार याद ही दिला देते हैं ना कि जुलाई में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद और एनडीए में शामिल होने के बाद किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश पहली बार मौजूद रहे हैं। दो तस्वीरें हिंदुस्तान के दो बेहद मजबूत शख्सियतों की ये तस्वीरें हैं। एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। दोनों ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और आप ये देखिए कि एक की, हालांकि हमारे यूपी के देसी भाषा में अगर कहें सदरी या फिर आप नेहरू जैकेट कह सकते हैं, और हालांकि आज की तारीख में वो मोदी जैकेट में तब्दील स्टाइल हो चुका है और आसमानी रंग की जैकेट
नरेंद्र मोदी ने पहनी हुई है और गाढ़े नीले रंग की जैकेट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहनी हुई है। मैं बात कर रहा था इन तस्वीरों के बारे में जब मुख्यमंत्रियों से भेंट कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार के साथ ये मुलाकात ये ठिठक जाने वाली इसलिए है क्योंकि 2013 तक जब नीतीश बीजेपी के साथ उस जमाने में सरकार चला रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से हमेशा उन्होंने दूरी बनाई थी। नीतीश ने भी बिहार में 2007 से 2010 तक के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रचार नहीं करने दिया था। ये भी हम सभी को याद है किस तरह से पोस्टर्स लग गए थे। वो भी पोस्टर एक लोकसभा चुनाव का था और जब बिहार की सरजमी पर लगा तो वो पोस्टर्स तक भी जेडीयू की तरफ से उतरवा दिए गए थे। लेकिन गठबंधन टूटने के बाद मोदी न केवल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने बल्कि प्रधानमंत्री भी बने और उसके बाद पार्टी के प्रचार का नेतृत्व भी किया। लेकिन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय के सूत्र भी कई अलग अलग तरीके की बातें पिछले दिनों से बताते रहे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये देखिए, जिन दो मजबूत शख्सियतों की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ में नजर आ रहे हैं। आपस में चर्चा चल रही है। उन्हें यह पता है कि यह विजय किन लिहाज से खास है, किन मायनों में बहुत ज्यादा विशेष बन जाती है, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल गुजरात का ये चुनाव कहा जा रहा था और ऐसे में एक ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस ने जातिगत समीकरण सॉफ्ट हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ में साधा था और इस जातिगत समीकरण में अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक को अपने साथ में मिला करके इस चुनाव को साधने की कोशिश की थी। लेकिन बावजूद इसके 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटते हुए बीजेपी ने सरकार बनाई है एक बार फिर से। और सबसे बड़ी बात यह है विवेक अवस्थी सर, एक बड़ी खास चीज में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सरजमी पर नजर आते हैं, 1962 वो पहला चुनाव था जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी थी और तब से लेकर के कई अलग अलग चुनाव हुए हैं। लेकिन गुजरात में आज की तारीख में जो सियासी एरा है, जो सियासी युग है, वो दो तरीके से विभाजित किया जाता है, मोदी से पहले का युग और मोदी के बाद का युग। इस चश्मे से अगर मैं देखता हूं तो ये तस्वीरें किन लिहाज से खास हैं? देखिए, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब सरकार बनती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। आप किसी भी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, हर 5 साल में सरकारें जनरली बदलती रहती हैं। खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात करें, 5 साल में सरकारें बदलती रहती हैं। पंजाब एक एक्सेप्शन आप ले सकते हैं जहां अकालीस को 2 टर्म मिले हैं। लेकिन 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी होती है। जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि कांग्रेस ने किस तरह इस चुनाव में 3 आउटसाइड प्लेयर्स को लेकर खेलने की कोशिश की, उसके बाद भी मोदी इफेक्ट इतना जबरदस्त था कि वो उनको उतनी सीटें नहीं मिल पाई, सत्ता से दूर रह गए। हालांकि अपनी उन्होंने टैली में इंप्रूवमेंट किया, लेकिन सत्ता से दूर रह गए। इसको केवल और केवल मोदी इफेक्ट बोलेंगे। जो नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां गुजरात में की, उसने इस रुख को बदल दिया। क्योंकि इलेक्शंस को करीब से देखने वाले बहुत सारे हम में से लोग ऐसे थे जो एक समय तक ये मान रहे थे कि कांग्रेस को एज है। लेकिन जो आखिरी दौर था जिसमें इन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, गुजरात से अपने आप को जोड़ा, गुजराती सेंटिमेंट से अपने आप को जोड़ा, गुजराती वोटर से अपने आप को एकदम उसके साथ खड़े हो गए जाके और गुजरात की बात की, उसने इलेक्शन को पूरी तरह बदला। तो इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। एनके सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये सरप्राइजेस में बिलीव करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ जब ये प्रधानमंत्री बने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे अमित शाह। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, देवेंद्र फडणवीस के नाम का एक सरप्राइज था। हरियाणा में चुनाव हुआ, मनोहर लाल खट्टर के नाम का एक सरप्राइज था। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी और कई अलग अलग राज्यों में हमें, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन ये सरप्राइज गुजरात में देने की हिम्मत क्यों नहीं ये दो शख्सियतें जुटा पाई? नहीं, ये हिम्मत की बात नहीं है, शुद्ध स्ट्रेटजी है जिसके अमित शाह एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि पाटीदारों की नाराजगी थी और उस नाराजगी का असर पड़ा था। हार्दिक पटेल हवा में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने वोट दिया वो वर्ग था जो इस कंसोलिडेशन को, जो पटेल के रिजर्वेशन का डिमांड थे, उस पर रिएक्ट कर गया और वो बैकवर्ड क्लास था बहुत ज्यादा बड़ा जिसने कि रिएक्ट किया है। तो आप यूं मान लीजिए कि रूपाणी को अगर ये हटाते तो ये होता कि इस प्रेशर से हमेशा के लिए हम सकम कर गए। हालांकि 14% ही होता है पटेल, इससे ज्यादा नहीं होता। तो लिहाजा उन्होंने एक फर्मनेस ये दिखाई, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 19 मंत्रियों में से 7 पाटीदार दे रहे हैं, जो कि 33% होता है। तो दूसरी तरफ से ये काउंटर बैलेंस किया है, नितिन पटेल को बरकरार रखा है। तो इसका मैसेज ये है कि नहीं, उनको भी जिन्होंने हमें वोट दिया है उनको भी उन्होंने वही रेस्पेक्ट दिया है कि नहीं, आपके वोट के साथ हम धोखा नहीं कर रहे
और मैं चीफ मिनिस्टर चेंज करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन उसके साथ नंबर बढ़ा दिया है, ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। टोटल नंबर जो होते हैं गुजरात में 28 का मंत्रिमंडल हो सकता है जो संविधान से सम्मत होगा। आज 19 ले रहे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार कैबिनेट वो चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा और उसमें बाकी लोगों को ले आएंगे। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। इस समय 18 जो मंत्री चीफ मिनिस्टर्स राज्यों के हैं, टोटल बीजेपी इस समय 19 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ काबिज है। लेकिन 18 चीफ मिनिस्टर इसलिए है कि 19 जो हिमाचल है उसमें शपथ नहीं हुआ है, इसलिए चीफ मिनिस्टर उसका नहीं आ सकता। बहुत सीधी सी बात है कि 18 का मतलब आप 70% जनसंख्या पे और करीब 76% भूभाग पे आज आपका शासन है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये बड़े राज्य हैं जहां की चुनाव होने जा रहे हैं। भूभाग के हिसाब से मुझे लगता है ये करीब 15% के आसपास है। कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो मुझे लगता है कि आज आपने ये दिखा, ये जो शो देख रहे हैं, ये जानबूझ के किया जा रहा है कि नेशनल लेवल पे मैसेज जाए कि बीजेपी का विजय रथ रुकने नहीं जा रहा है और ये मैसेज पूरे कंट्री वाइड जाए। और मोदी जी की आदत है किसी भी छोटे से छोटे भी अवसर को वो एक नेशनल इश्यू बनाते हैं, इंटरनेशनल बनाते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत है और उसको आज बना दिया उन्होंने। एक शपथ का समारोह है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बड़ी चीज उन्होंने इसलिए बनाई कि नेशन वाइड ये मैसेज जाए कि नहीं, ये विजय रथ कंटिन्यू करेगा। और देखिए यहाँ पर मंच पर जिस तरह से विराजमान है और जिस तरह से सीट अरेंजमेंट है, उस लिहाज से अगर आप देखें, प्रधानमंत्री अध्यक्ष अमित शाह नजर आपको आएंगे। उनके ठीक बगल में लाल कृष्ण आडवाणी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना दोनों हाथ बांधा हुआ है दाईं तरफ और बाईं तरफ वो देख रहे हैं और यकीनन उन्हें 90 का दशक और सोमनाथ वाली वो रथ यात्रा भी जरूर याद आ रही होगी। इतना तो तय है कि लाल कृष्ण याद आता है एक किस्सा कि आडवाणी जब सीन से वो हो रहे थे तो एक बार संघ के सरसंघ चालक के पास एक सज्जन गए जो कि संघ के ही थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी कहिए, इस बीजेपी को तो आडवाणी ने ही बनाया है। आडवाणी ने बीजेपी को यहां तक लाने में आडवाणी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सरसंघ चालक ने कमेंट किया और आडवाणी को यहां तक लाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? तो सच बात यह है कि क्विड प्रो को होता है। आडवाणी यहां तक आए, उसमें संघ का भी रोल था, बीजेपी का भी रोल था और आडवाणी ने बीजेपी को यहां तक किया, उसमें रोल है। आज सीन वो अलग है। मोदी जी ने एक कोशिश किया आडवाणी जी को बगल में बैठा के कि जो एक आरोप लगता है कि आडवाणी जी को साइड लाइन कर दिया है और पूरी तरह से अब वो सीन में नहीं है, ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो और वो सम्मान देके उन्होंने आज ये कोशिश की है। अनिल जी, आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, चूंकि ये तस्वीरें बेहद खास है और इन तस्वीरों में मुझे बार बार जब भी कैमरा घूम रहा है तो मुझे एक और शख्सियत बार बार नजर आ रही है और वो शख्सियत है केशुभाई पटेल की। इस लिहाज से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि 2001 का वो साल था, किस तरह से केशुभाई पटेल के नेतृत्व में तब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, ये मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन उससे पहले सभी लोग खड़े हो चुके हैं राष्ट्रगान के लिए। वहां पे होना और चूंकि राज्यपाल ओपी कोहली यहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए कि राज्यपाल के पहुंचने के बाद वहां पर जो मौजूद जितने भी गणमान्य अतिथि हैं वो हर कोई खड़ा है और अब राष्ट्रगान के साथ में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल जब भी आते हैं तो पहला कार्यक्रम वो राष्ट्रगान का ही होता है, उसके बाद बाकी कार्यक्रम होते हैं। और एक विधिवत शुरुआत अब हम देखेंगे जो शपथ ग्रहण समारोह की है, क्योंकि राज्यपाल ओपी कोहली भी। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हों, गुजरात में विजय रूपाणी की ताजपोशी का मेगा शो लाइव आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अनिला सिंह से मैं एक सवाल कर रहा था कि इस मंच पर केशुभाई पटेल भी मौजूद है। 2001 तक वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में कई बाई इलेक्शंस में हार हुई और साथ ही कई म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन से भी हार हुई और उसके बाद 2001 में एक तरीके से प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष तौर पर नरेंद्र मोदी का उस वक्त में उदय हुआ, तब से लेकर के एक पूरा एरा गुजरात में चलता चला आ रहा है। मेरा गवर्नर के प्रधान सचिव हैं जी, जो कि इस समय सामने दिखाई दे रहे हैं जी, यही नाम वो करेंगे। अच्छा। और इसी शपथ ग्रहण में इनका रोल होता है कि यही नाम की लिस्ट वो तैयार करते हैं और देते हैं। तो ये प्रधान सचिव गवर्नर के होते हैं जो कि ये करते हैं। अभी जो काले कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये गवर्नर के प्रधान सचिव हैं। ये एक एक करके नाम पुकारेंगे और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। अनुमति है, इजाजत मांगी गई है राज्यपाल से कि क्या शपथ ग्रहण की शुरुआत की जाए, उन्होंने इजाजत दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री तरीके श्री विजय रूपाणी जी, વિજય કુમાર રમણીકલાલ રૂપાણી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું વિજય કુમાર રમણીકલાલ રૂપાણી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी ने शपथ ले ली है। विजय रूपाणी की खास बातें क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। विजय रूपाणी जिनका जन्म 2 अगस्त 1956 को रंगून में हुआ, उनके पिता वहां कारोबार करते थे। रूपाणी 1971 में पहले आरएसएस और फिर जनसंघ में शामिल हुए। इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1988 से लेकर 1995 तक राजकोट महानगर पालिका में प्रेसिडेंट और मेयर भी रह चुके हैं। 2006 से 2012 तक राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। 2014 में पहली बार राजकोट वेस्ट सीट से चुनाव लड़े और सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। सीधे तौर पर गुजरात की सियासत वहां से उनकी शुरू होती है। उसके बाद आकर के राज्यपाल का उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर अपनी सीट पर बैठे। तरीके श्री नितिन कुमार रतिलाल पटेल। હું નિતિન કુમાર રતિલાલ પટેલ ઈશ્વરના નામે सौगंध लऊं छूं के सौगंध लऊं। तो एक तरीके से जिस पल का इंतजार था वो पल शुरुआत
ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું નીતિન કુમાર રતિલાલ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં नितिन पटेल जिन्होंने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बड़ी बात यह है कि कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं, मेहसाणा जिले के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहसाणा और पाटन का ये वो जिला है जहां से हार्दिक पटेल के पाटीदार आरक्षण आंदोलन की आग उठी थी। और आपको याद होगा कि किस तरह से काउंटिंग के दिन मेहसाणा से नितिन पटेल कभी आगे और कभी पीछे चल रहे थे। तो नितिन पटेल ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है और बाकी की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। छठी बार विधायक चुने गए हैं। पिछले साल ही पहली बार डिप्टी सीएम बने थे और विजय रूपाणी के बाद नितिन पटेल ने शपथ ले ली है। मेहसाणा के एक बड़े नेता के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું આરસી ફળદુ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। आरसी फल्दू जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं आरसी फल्दू और चौथी बार विधायक चुने गए हैं। आरसी फल्दू कैबिनेट मंत्री सौराष्ट्र से आते हैं, लेहुआ पाटीदार समाज से आते हैं और पाटीदार समाज को साधने के लिहाज से एक बड़ा चेहरा, एक अहम चेहरा आरसी फल्दू का है। गुजरात बीजेपी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी आरसी फल्दू रहे हैं। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન
અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ભૂપેન્દ્રસિંહ મનુભાઈ ચુડાસમા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન અને આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. अहमदाबाद के ढोलका से विधायक हैं भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण सर चल रहा है. कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं और बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहां पर इनका प्रभुत्व है. 1990 से ही पहली बार विधायक बने थे और अहमदाबाद के ढोलका से विधायक. हूँ कौशिक जमनादास पटेल ईश्वरना नामे सोगंद लઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દેશ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કૌશિકભાઈ જમનાદાસ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યેક કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. नारायणपुरा से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अमित शाह के करीबी हैं और अमित शाह भी नारायणपुरा से ही चुनाव लड़ते थे. ये सीट उत्तर गुजरात के पाटीदार समाज से आते हैं कौशिक पटेल, इसलिए आज से बेहद खास चेहरा. હું સૌરભભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું સૌરભ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. सौरभ पटेल सौराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चेहरा, मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आनंदीबेन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं. कैबिनेट मंत्री गणपत सिंह सौरभ पटेल. वेस्ता भाई. હું ગણપતસિંહ વેસ્તાભાઈ વસાવા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ગણપતસિંહ વેસ્તાભાઈ વસાવા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે
આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं गणपत भाई वसावा, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और गणपत भाई वसावा भी गुजरात की राजनीति के एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और आसपास जिस तरह का शोर हो रहा है दक्षिण गुजरात के आदिवासी समाज से आते हैं गणपत भाई वसावा. જયેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું જયેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેમને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. जयेश राडड़िया रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. जयेश राडड़िया एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री होंगे. पोरबंदर के सांसद विट्ठल भाई राधड़िया के बेटे हैं. विट्ठल भाई राधड़िया पोरबंदर का एक बड़ा नाम, राजकोट के जेतपुर से तीसरी बार विधायक बने हैं. जयेश विराजी ठाकुर ईश्वरना नामे सौगंद लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું દિલીપ કુમાર વિરાજી ઠાકોર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. શ્રી ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર. હું ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે
श्री प्रदीप सिंह भगवत सिंह जाडेजा। હું પ્રદીપસિંહ ભગવતસિંહ જાડેજા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રદીપસિંહ ભગવતસિંહ જાડેજા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. श्री पटेल परबतभाई सवाभाई। હું પરબતભાઈ સવાભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પરબતભાઈ સવાભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. श्री परसोत्तमभाई ओढ़ोजीभाई सोलंकी। હું પરસોત્તમભાઈ ઓઢવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાકીય સ્થાપિત અને ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતા હું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીના મારા કર્તવ્યોનું થાયપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના હું તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પરસોત્તમભાઈ ઓઢવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબતનું મારી નિરીક્ષણ અને મારા લાવવામાં મારા અર્થ હું કારણો અને જાણવામાં આવશે તેમની હું જાણ એવા મંત્રી તરીકે મારા
કર્તવ્યમાં યોગ્ય પક્ષના અને સર્વાધિકારીનું હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિની અથવા વ્યક્તિઓનું મેં કરીશ નહીં અથવા તેમની કે તેમની અથવા આગળ તેમને પસાર કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई. श्री बचुभाई मगनभाई खाबड़. હું બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દેશ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. श्री जयदर्थ सिंह जी परमार. હું જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી પરમાર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાદી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી પરમાર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. श्री ईश्वरसिंह ठाकुरभाई पटेल. હું ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા
તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકાશ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. શ્રી વાસનભાઈ ગોપાલભાઈ આહિર. વાસણભાઈ ગોપાલભાઈ આહિર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ. હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો અને શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું વાસણભાઈ ગોપાલભાઈ આહિર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જણાવવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોને યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય એ સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેમની સાથે આગળ પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે. હું વિભાવરી વિજયભાઈ દવે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને તે ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું વિભાવરી વિજયભાઈ દવે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણામાં લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. શ્રી રમણલાલ નાનુભાઈ પાટકર. હું રમણલાલ નાનુભાઈ પાટકર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું રમણલાલ નાનુભાઈ પાટકર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈક બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. શ્રી કિશોર કાનાની.
કિશોર શિવાભાઈ કાનાણી કુમાર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દેશ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કિશોર શિવાભાઈ કાનાણી કુમાર ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી સમારંભ સમાપ્ત કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. અનુમતિ. માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીમંડળની સોગંદ વિધિ હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. रूपाणी सरकार का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है. इस वक्त की ये बड़ी खबर है और गुजरात में अब की बार एक बार फिर रूपाणी सरकार बन चुकी है. इस बड़ी खबर पर, बड़ी कवरेज पर अपडेट और साथ ही साथ पैनलिस्ट हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं.